हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज की डीबी प्लेलिस्ट का रिवीजन क्वेश्चन है हमारा स्टॉक्स का वेरिएंट 3। तो रेकमेंडेड है कि आप हमारी जो प्लेलिस्ट है स्टॉक का वेरिएंट 1 और स्टॉक्स का वेरिएंट 2 वाला जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के आओ, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में क्या अलग पूछ रहा है और थिंकिंग प्रोसेस जो इन दोनों वेरिएंट्स की है 1 और 2 की, वो वहीं से ही पता चल जाए। तो क्योंकि ये उन्हीं का एक्सटेंशन है, तो ये रहा इसका लीड कोड का डिस्क्रिप्शन। यहाँ गया हुआ गिवन है कि आपको एक अरे ऑफ प्राइसेस दिया और वही चीज़ कि हर दिन का प्राइसेस वो पर्टिकुलर वैल्यू बताती है। अब ये बोल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अचीव करना है विद द गिवन कंस्ट्रेंट के सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन अलाउड है। और उसके साथ बोला है कि हमको मल्टीपल ट्रांजेक्शन में एंगेज नहीं होना, मतलब यू मस्ट सेल द स्टॉक्स बिफोर यू बाय अगेन। मतलब हमें स्टॉक्स की वो पाइलिंग नहीं करनी। जैसे कि हमने अगर एक स्टॉक खरीदा, यहाँ पर उसकी रिसीट आई एक, तो उसको दूसरा स्टॉक खरीद लेता हूँ मैं, तो वो फिर 2 स्टॉक्स मेरे पास उस टाइम हो जाएंगे। तो हमको इसमें बोला है इस क्वेश्चन के वेरिएंट में कि वैसा नहीं करना। अगर सेकंड खरीदना तो पहले इसको फर्स्ट वाले को हटाओ, फिर ही दूसरा वाला आएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा स्टॉक का जो 2 वाला और 1 का ही वेरिएंट है। और इसमें कंस्ट्रेंट्स देख दिया है कि हमें ट्रांजेक्शन नंबर भी दिया है। तो इनके एग्जाम्पल से देखते हैं। जो स्टॉक वेरिएंट 2 में हमने देखा था कि बाई सेल बाय सेल बाय सेल ऐसी करके एक चेन बन सकती थी पूरे अरे में, जितना हमें करना हो। तो उसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होते थे। अब ये जो क्वेश्चन इन्होंने बोला है ना, इसके एग्जांपल से ही पता चल रहा है कि अगर आपने बाय किया और उसके साथ सेल किया तो इसको ये लोग एक ट्रांजेक्शन मानते हैं। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन सिमिलरली ऐसा ही होगा कि कहीं आपने फिर से बाय किया होगा और फिर से सेल किया होगा। तो अब एटमोस्ट 2 ही यहाँ अलाउड है। तो फिर थर्ड वाले पे आप नहीं जा सकते कि अगर 2 ट्रांजेक्शन इस तरह कर लिए तो उसके बाद आप बाय नहीं कर सकते। तो क्विकली अब एक बार चेक करते हैं हमने जो स्टॉक का जो सेकंड वाला वेरिएंट सबमिट किया था वहाँ क्या क्या चेंज करने से हमारा आंसर इसका आ सकता है। क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट लॉजिक तो वही है, हमने सारा कुछ किया है, अब सिर्फ एक ट्रांजेक्शन की कंडीशन के बेस पे ही चीज़ें चेंज होगी। तो क्विकली मैं जो कोड सबमिट किया था वही कॉपी करके देख लेता हूँ। तो ये C++ वाला वेरिएंट है स्टॉक्स 2 का, उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिकर्जन वाला वे। तो अब देखो, चेंज इन्होंने बाय सेल वाली ऐसी कोई सीक्वेंस में कहीं चेंज नहीं है, सिर्फ एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया ट्रांजेक्शन। तो यहाँ मैं उसको लेके चलता हूँ कि हमारा नया पैरामीटर ट्रांजेक्शन जिसकी वैल्यू उन्होंने 2 बोला है, और रिकर्जन में एक बार पास करवाएंगे और वहाँ लॉजिकली चेक करेंगे इसको क्या यूज़ करना है वहाँ पर। तो ये रहा इसका रिकर्जन वाला कोड। तो यहाँ मैं रिसीव कर लूँगा ट्रांजेक्शन। ठीक है, और यहाँ से मैं भेज दूँगा, प्रोसेसिंग जो करनी पड़ेगी। अब इसको कॉल इसी तरह हम कर रहे हैं जैसे हमने स्टॉक के वेरिएंट 2 में देखा था कि इनिशियली हम 0 इंडेक्स पे खड़े हैं। अभी कैसे खड़े हैं, क्या इंटेंशन, दोनों ये सिग्निफाई करते हैं। तो आई होप मैं जूम कर रहा हूँ, दोनों वीडियो आपने देखे हुए स्टॉक 1 और 2 वाला। तो इसे हम कह रहे हैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, आपका इंटेंशन है बाय करने का है और सेल करने का नहीं है। और साथ में आपको ये कुछ ट्रांजेक्शन नंबर आपका लिमिट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये उसे मैंने कह दिया। तो इसको मैं रिसीव भी करा देता हूँ। प्राइस से पहले है यहाँ पर, प्राइस से पहले है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन रिसीव कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब जो हमने जैसे आगे टैब में देखा था कि सीक्वेंस कब बन रही थी ट्रांजेक्शन की, कि आपने बाय किया और सेल किया तो एक कंप्लीट सीक्वेंस बन रही थी। तो देखो अब यहाँ क्या होगा, मान लेते हैं हम बाय वाला कंडीशन चेक करते हैं। आपका इंटेंशन बाय करना है, आपने बाय कर लिया। तो बाय कर लिया तो आपने मार्केट को पैसा दिया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट इंटेंशन सेल करना होगा, बट यहाँ आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो अब ट्रांजेक्शन वैल्यू जाएगी वो अनचेंज नहीं होगी। रीज़न है कि सेल के बाद ही ट्रांजेक्शन को हम मानते हैं कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एक ऐसा भी मान सकते हैं, और दूसरा थोड़ा अलग वेरिएंट होता है, उसमें ऐसा भी मान सकते हैं कि हम जैसे ही हमने बाय कर लिया, हमने मान लिया ट्रांजेक्शन कर लिया। बट लॉजिकल वेरिएंट वही बनता है कि बाय किया, सेल किया, इनके एग्जाम्पल के हिसाब से तब इन्होंने एक ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, तो हम जो लॉजिकल वेरिएंट है उसके थ्रू ही जाएंगे। सिमिलरली आप अगर बोल रहे हो कि अगर बाय लेटर करना है, तो आप नेक्स्ट डे पर गए और आपका इंटेंशन बाय का था, पर फिर भी अब आपका ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन वही जाएगा, क्योंकि उसमें तो चेंज नहीं हुआ। ट्रांजेक्शन फिर से वही होगा, जब सेल आएगा तभी हम वो BS की एक की सीक्वेंस को एक ट्रांजेक्शन मानेंगे। अब मान लेते हैं हम सेल में आ गए। सेल में आ गए तो रियली आपने सेल कर दिया, मार्केट से वैल्यू ले लिया, आप नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर चले गए, और अब आप कह रहे हो मुझे बाय करना है और सेल करने का इंटेंशन नहीं है। बट यहाँ देखो, यहाँ सेल कंप्लीट आपने कर दिया है, तो एक B और इसकी सीक्वेंस पूरी हो गई। तो यहाँ ट्रांजेक्शन आप आगे कितने कर सकते हो, और जो भी करंट है उसमें से एक, क्योंकि एक आपने यहाँ कर दिया है। ठीक है, ये आगे जाएगा। सेल लेटर में क्या है, आपने बोला नेक्स्ट दिन जाके मैं अब सेल करने का मेरा सोचूंगा, बट करा नहीं है। तो ट्रांजेक्शन आप कितने कर सकते हो, जितने इस कॉल में आए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ किया नहीं है तो यूज़ नहीं हुआ है। देखो यहाँ सेल में यहाँ -1 इसलिए किया क्योंकि ट्रांजेक्शन यहाँ पर हम कंप्लीट मान रहे हैं कि एक हमारी ये B और S की सीक्वेंस कंप्लीट हुई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कॉल में हमारे पास वैलिड कितने होंगे, TR-1 कर जितने थे उसमें से एक कर लिया। अब ऐसे करते करते अब यहाँ देखते हैं। यहाँ एक बेस केस तो नॉर्मल वाला है कि अगर आप लास्ट तक पहुँच गए तो 0। दूसरा बेस के इस तरह आ सकता है कि आपने ट्रांजेक्शन ही ख़त्म कर दिए। जैसे कि टैब में देख लेते एक बार कि आपने स्टार्ट किया था, मान लो आपने यहाँ से बाय किया,
और यहाँ सेल किया, तो ये दोनों का एक क्लब बन के ट्रांजेक्शन हुआ, तो जो ट्रांजेक्शन 2 था अब वो 1 हो गया। सिमिलरली मान लो यहाँ बाय किया होता और यहाँ सेल किया होता, तो अब ये ट्रांजेक्शन जो 1 था अब 0 हो गया। अब 0 हो गया मतलब आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं, तो आगे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हम 0 रिटर्न करवा देंगे। तो ये यहाँ से हो चुका। तो आई थिंक ये रिकर्जन वाला जो वेरिएंट है हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, आई थिंक कहीं कंडीशन में कुछ मिस किया लगता है, रॉन्ग आंसर दे रहा है ये। अच्छा, एक्चुअली हमने रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं लगाया, मैं आपको समझाने के टाइम भूल गया था। तो वो इफ़ कंडीशन इस पर चली गई, तो आप चेक कर लेते एक बार। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो चुका, पर क्योंकि ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन है एक्सपोनेंशियल वाला, तो ये चलेगा नहीं। तो अब इसका मेमोराइजेशन वे देखते हैं। तो जैसे कि हम मेमोराइजेशन वे में हम चेक करते हैं कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। तो देखो, इंडेक्स चेंज हो रहा है, वांट टू बाय चेंज हो रहा है, वांट टू सेल चेंज हो रहा है, ट्रांजेक्शन भी एक्चुअली चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ से मैं आपको अब आगे लेके जाऊँगा किस तरह। तो देखो यहाँ 4D आप 4D अरे यूज़ करोगे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो हो सकता है। बट अब देखो, अब यहाँ से थिंकिंग वे सोचो। अब किसी को ऑब्जर्वेशन आया होगा ऐसा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक हिंट दिया है ट्रांजेक्शन नंबर का, मतलब ये इसने कहा है ना कि यू में कंप्लीट एट मोस्ट 2 ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से कोई अगर ऑर्गेनिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो यहाँ तक उसने कर दिया होगा। अब यहाँ से जब मेमोइज कर रहा होगा तब उसने ऑलरेडी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा, तो एक दिमाग में रहा होगा कि ट्रांजेक्शन कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ उसने ये भी देखा होगा कि 4D यूज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर मेमोइज वाला वेरिएंट इसका लिख लोगे तो सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बट यहाँ से मैं आपको थिंकिंग अप्रोच बता रहा हूँ, नेक्स्ट सॉल्यूशन किस तरह डिड्यूस करते हैं हम। तो अब हम टैब में देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख लेते एक बार। तो जैसे हमने देखा, जो हमारा रिकर्सिव वे था वो हमारा कहीं ना कहीं 4 पैरामीटर वहाँ चेंज हो रहे थे, ठीक है। अब उसको मेमोराइज करा सकते हो आप, ठीक है, नो डाउट 4D में वो चलेगा। सिमिलरली टेबुलेशन लिख सकते हो उसका, और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन चलेगा। बट अब ऑर्गेनिकली अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस समझो। 4 पैरामीटर की डीपी बन रही है, और ये ट्रांजेक्शन वाला डायरेक्शन जो उसके दिमाग में है वो यहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब इसके एग्जाम्पल भी है, तो उसने जो भी सॉल्व करा होगा उसने 1-2 देखे होंगे, तो यहाँ से एक चीज़ उसे इस तरह पता चली होगी। ये लोग बोल क्या रहे हैं बेसिकली, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, इसको ये लोग एक ट्रांजेक्शन मान रहे हैं इस तरह, इसको 2 मान रहे, इसको 3 मान रहे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसका ऑर्डरिंग लिखता हूँ इस तरह, तो एक बात समझो, तो ये किस तरह जारी है सीक्वेंस बी एस की, ये 0 1 2 3 4 5, मतलब कहीं ना कहीं पता चल रहा है ये तो मतलब एक सीरीज जैसा लॉजिकल कुछ बन रहा है कि जहाँ जहाँ अगर हम ये इवन सीक्वेंस मानते हैं 0 2 और 4, वहाँ एकदम बाई हो रहा है। सिमिलरली यहाँ अगर नेक्स्ट अगर कुछ अलाउड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर पक्का बाय होने वाला होता, तो ये 5 तो यहाँ, तो यहाँ 6 होता। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आता है कि अगर हम ऐसा कुछ यूज़ करते हैं हमारा ट्रांजेक्शन नंबर करके कुछ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब वो इवन हो तब हमको बाय करना है ऐसा, या बाय करने का इंटेंशन है ऐसा कुछ। सिमिलरली वो रूल अप्लाई होता है सेल के साथ कि जब ये इंडेक्स ऑड था 1 3 5, अब इसके बाद यहाँ इसने किया होता तो 7th इंडेक्स पे सेल होता। तो यहाँ से पता चल रहा है अगर ये ऑड होता तो हमारा इंटेंशन या तो सही में हमने सेल किया होता, इस तरह। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आया। अगर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझा देता इस तरह यही सॉल्यूशन कि चलो मान लो ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है, अब मान लो अब हम इसको ट्रांजेक्शन नंबर यूज़ करेंगे, ऐसा करेंगे। तो मान लो ये आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन दिया होगा, और यहाँ से किसी भी क्रिएटर की वीडियो से आपने कुछ देख लिया, उसने आपको कुछ चीज़ बताई, तो ये ब्रिज हो गया। यहाँ से आकर आप यहाँ तक एक बार पहुँच गए, यहाँ आप खड़े थे, उसने जो आपको बताया वहाँ से कूद कर यहाँ पहुँच गए, ये सॉल्यूशन आ गया आपको, मान लो, ठीक है। बट अगर इस चीज़ की, ये ब्रिज की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ एक ही तरीका हो। जब क्वेश्चन आप ऑर्गेनिकली सॉल्व करोगे, तो ये क्वेश्चन है तो वहाँ से मल्टीपल तरीके निकलेंगे। तो जब आपने किसी भी क्रिएटर के थ्रू अपने ये कोई चीज़ समझी, तो उस टाइम ये भी समझना कि वो पाथ ही क्यों लिया। और जैसे अब नया क्वेश्चन है, तो अगर इसमें मान लो ये तरीका हम लोग यूज़ कर दें, तो ये तो पता होना चाहिए कि ये यूज़ करना है, साथ में ये भी पता होना चाहिए ये यहाँ इस तरह नहीं जाना। तो इसी तरह आप अगर अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन में जो दिया है उसके रेफरेंस से समझोगे ना, तो आप फिर आपका उतना डीएसए इतना स्ट्रांग होगा। अगर इस तरह मैं भी बता देता कि चलो क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन ये है, अब हम नया कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है तो ऐसा ऑब्जर्वेशन आएगा, बट क्वेश्चन वहीं आता है, वो ऑब्जर्वेशन आएगा कैसे। आप बता रहे हो वो सॉल्यूशन सही है, मुझे समझ भी आ गया, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, बट जब नया क्वेश्चन आएगा तब पता क्या चलेगा कि मल्टीपल वे में से कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि अब फिर से वही क्विकली, किसी ने देखा होगा ये ट्रांजेक्शन का कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, उसको किसी ने हवा में से नहीं आया होगा, यहाँ से क्वेश्चन से ही पढ़ा होगा, और देखा होगा कि 4 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो बेटर है कुछ अगर देख लेते सीक्वेंस बन रही, फिर अगर उसने एग्जांपल देखे होंगे, फिर ऐसा दिखा होगा हाँ कि ये चीज़ इस तरह हम ट्रांजेक्शन नंबर अगर कुछ करें इंट्रोड्यूस, तो हम कुछ इस तरह एनकोड कर सकते हैं। तो देखो अब ये यहाँ कैसे हेल्प कर रहा है। तो अब
अब मैं अज्यूम करता हूँ स्टॉक वेरिएंट 1 और 2 अच्छे से देखा है, तो आपका बाय सेल लेटर वो सब आपको कॉन्सेप्ट वहाँ से पता है, तो क्विकली इसका कोड में देख लेते हैं ये क्या चेंज आ रहा है। तो देखो, अब क्योंकि हमने देखा अब आगे हम लोग ये पैरामीटर्स यूज़ नहीं कर रहे, तो ये वाला जो वेरिएंट है इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, इसका एक नया फंक्शन लिख लेंगे। हाँ, तो यहाँ आ गए। अब यहाँ से लिख लेते हैं मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट और ये सब, क्योंकि अब पैरामीटर्स ही चेंज हो रहे हैं ना, तो हम वो ऑन द फ्लाई कर लेंगे। ठीक है, वो यहाँ तक हो गए क्लियर। अब हम इसको कह देंगे यहाँ से, ये सब हटा दो। अब रिकर्जन वाला वेरिएंट ले लो और टोटल नंबर ऑफ जो अलाउड ट्रांजेक्शन हो इसको हमने बोल दिया है टोटल अलाउड 2 है, यहाँ से भेज दिया। अब हम देखेंगे हमारा जो ट्रांजेक्शन वाला लॉजिक है यूज़ कैसे हो रहा है। मैंने हिंट तो आपको मतलब डिड्यूस करना तो बता दिया, किसी ने ऐसे ऑब्जर्वेशन किया होगा। अब यहाँ आ गए, अब यहाँ हमने टोटल ये कैच करवा लिया। ठीक है, अब इसको अब हम जो एफ वेरिएंट है ना, इसको ऐसा बोलते हैं कि भाई आप जाओ जीरो इंडेक्स पर आप खड़े हो। अभी एज ऑफ नाउ मैंने ना कुछ बाई किया ना सेल किया, बट जब इन्होंने कहा है ना कि ये इस तरह यू मे नॉट एंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन इस तरह, तो इससे जब स्टार्टिंग में ही खड़े हैं तो हमारा ट्रांजेक्शन नंबर जीरो होगा। तो जीरो डिनोट भी क्या कर रहा था, और कि हम लोग को बाई करने का इंटेंशन है। तो अगर फिर से एक बार समझो, स्टार्टिंग में हम खड़े हैं तो हमारे पास इस तरह स्टॉक्स का डे जो प्राइसिंग चालू हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग का इंटेंशन तो वही होगा बाय करें। बाय करने का इंटेंशन हम इस तरह इनकोड कर सकते हैं अगर ट्रांजेक्शन नंबर जीरो भेजा, क्योंकि वही हमने सीक्वेंस देखी थी ना, 0 1 2 3 क्या बता रहा था। जीरो बता रहा था कि हमने पहला बाय किया, 1 बता रहा था सेल किया, तो ये पूरा एक ट्रांजेक्शन हुआ। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि ट्रांजेक्शन नंबर जीरो चल रहा है और एक टोटल वेरिएबल भेज दिया और हमने प्राइसेस सारे भेज दिया। ठीक है, और ये एन भी भेज दिया। तो ये हमारा पैरामीटर्स यहाँ हुआ। अब इन पैरामीटर के हिसाब से यहाँ ऊपर चेंज करवा देंगे। पहले हमने भेजा है इंडेक्स, अब ये 1 to buy 1 to sell ये कॉन्सेप्ट तो है नहीं, यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आ चुका है ट्रांजेक्शन नंबर से इनको डिकोड करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर डाल दिया, उसके बाद हमने देखा था टोटल अलाउड क्या था। अब देखो ये टोटल अबाउट वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आगे चेक करने के लिए। ठीक है, वेरिएबल तो ये दोनों ही है, प्राइसिस था और एन था। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखो कोड में कहाँ कहाँ चेंज करना है। सबसे पहले लॉजिकल बाउंड्री थी कि वो तो वही रहेगी। यहाँ कुछ बेस केस जा रहा है, ये हमने देखा था, ये देख लेते हैं आगे क्या है। पहले मेन लॉजिक देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 1 to buy का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ क्या था, हमने देखा था कि अगर मेरा ट्रांजेक्शन नंबर इवन है तो ये अगर जीरो हो रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर इवन है मतलब कौन सी सीक्वेंस है, 0 वाली, 2 वाली, 4 वाली, 6 वाली। ठीक है, तो ही मैं 1 to buy कर सकता हूँ। तो ठीक है, हमने इसका मीनिंग देख के यहाँ गए। अब आपने सही में बाय कर लिया तो देखो यहाँ से क्या क्या जाएगा। आपने सही में बाय कर लिया तो आप क्या करोगे, सेम डे को सेल करने का ट्राई करोगे, क्योंकि ये स्टॉक 2 वाला वेरिएंट है। सेम डे को स्टॉक करने का सेल करने का बाय करोगे तो अब आपका ट्रांजेक्शन नंबर ऑलरेडी एक अपने बाय कर लिया तो +1 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल तो यही रहेगा, ये तो हमारा सिर्फ कंपैरिजन वाला वेरिएबल है। अब देखो ये ट्रांजेक्शन नंबर +1 ये क्या डिनोट कर रहा है कि आप अगर 0 लेके आए थे तो अब आप यहाँ से क्या आगे लेके जाओगे, 0 से लाए थे तो 1 जाओगे, 2 से लाए हो तो 3 जाओगे, इस तरह। तो यही तो था हमने सीक्वेंस में देखा था कि और क्या डिनोट कर रहा है, आपको सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ ये देखा कि आपने बाय किया, सही में बाय कर लिया तो ट्रांजेक्शन एक ऐड हुआ और आप सेल करने का ट्राई करोगे। ठीक है, और बाकी ठीक है, और अगर बाय नहीं किया होता तो नेक्स्ट डे पर जा रहे हो, बाय किया ही नहीं, कुछ किया नहीं, ट्रांजेक्शन नंबर वही है, कहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ है। और ये बाकी का पैरामीटर तो ठीक है, यहाँ से टोटल वाला ठीक है, ये हुआ। अब दोनों में से जो भी ऑप्शन से मैक्स ला के देगा वो भेज देंगे। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने वो डिडक्शन से देखा था कि अगर इस तरह होता 1 3 5 7 मतलब हम समझ से इससे हम डिड्यूस कर सकते थे कि हमें सेल करना है। तो ये बता कौन रहा है, ये बता रहा है ट्रांजेक्शन नंबर। तो अगर इसको मैं बता दूं कि अगर ये 1 है तो इसका मतलब वही हुआ कि हमें सेल करना है। अब करना क्या है, सेल करना है। अब वहाँ पर भी 2 लॉजिक है, ये हम देख रहे हैं बेसिकली कोड में कहाँ चेंज हो रहा है। तो अगर सही में सेल कर दिया तो मार्केट से वो उस टाइम का आपने वैल्यू ले ली, प्लस अब आप नेक्स्ट डे गए। अब देखो यहाँ क्या चेंज हो रहा है। अब क्योंकि आपने यहाँ एक ट्रांजेक्शन तो किया ना, मतलब 0 से या तो 1 होगा, 1 से 2 होगा, मतलब या तो बाय करो या सेल करो। ये जो नंबर इंडेक्स जो ट्रांजेक्शन वाला हमने लिया है जो काउंटर, वो ऐड हो रहा है। तो इसमें हमने एक बढ़ा के भेज दिया नेक्स्ट कॉल में और ये टोटल भेजा। ठीक है, सिमिलरली सेल लेटर में क्या है, आपने सोचा अभी नहीं बेचना मुझे, तो आपने अभी कुछ किया ही नहीं है, तो आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर है वो का वही चलेगा। ठीक है, और बाजू में टोटल तो टोटल ही भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक इतना आया। अब देखो आई थिंक यहाँ से ठीक है इतना। अब देखो ये ट्रांजेक्शन वाली ये कंडीशन थी कि जब हमने पिछले वाला जो तरीका था उससे सॉल्व किया था कि अगर अब 0 तक पहुंच गए तो एग्जॉस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने देखा था कि जो सीरीज़ चल रही थी वो 0 पे बाय किया आपने, 1 पे सेल किया तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, 2 पे बाय किया, 3 पे सेल किया तो एक कंप्लीट हुआ। तो सिमिलरली हमें एक चीज़ देखनी है कि हमें ये इंडेक्सेस तो अलाउड करने ट्रांजेक्शन के, जैसे कि 0 पे अलाउ किया, 1 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया। जब 4 आए
तब अलाउ नहीं करना, क्योंकि जब 4 आएगा ट्रांजेक्शन नंबर तब हमने ये ट्रांजेक्शन का नंबर तब हमने टोटल जितने भी अलाउड थे वो एग्जॉस्ट कर लिए होंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ एक बार फिर से समझ लो कि अब ऐसा था, हमें 10 ट्रांजेक्शन मान लो अलाउड थे, तो 0 1 की एक पेयर बनी, 2 3 की एक पेयर बनी, 4 5 की एक पेयर बनी। तो यहाँ तक तो हमें अलाउ करना है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक कंडीशन में इस तरह लिख देता हूँ कि ट्रांजेक्शन नंबर +1, मतलब ये 6 हुआ और 6 डिवाइड बाई 2 में इक्वल टू 3 चेक करा ले रहा हूँ, तो वो तो इसी लाइन पर स्टॉप हो जाएगा ना। यहाँ जो नेक्स्ट लाइन पे इफ कंडीशन आएगी वो नीचे जा ही नहीं पाएगा। बट हमें 5 का तो जो ट्रांजेक्शन को जो कंप्लीट कराना था उसका नेक्स्ट वाला रोकना था ना। तो सिमिलरली हम वहाँ यहाँ वही चीज़ करेंगे कि जैसे कि यहाँ ट्रांजेक्शन 2 ही अलाउड है, तो 0 1 2 3 इतना तो हमें अलाउ करना पड़ेगा। अगर मान लो मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ इफ़ कि हमारा जो ट्रांजेक्शन नंबर है +1, इसको मैंने एक जस्ट शिफ्ट कराया, डिवाइड बाई 2 कराने से अगर ये मेरा टोटल मैच हो रहा है तो यहाँ से रिटर्न कर दो 0। तो ये क्या करेगा, जब 3 आया मान लो ये फंक्शन कॉल में, तो ये कंडीशन में कैच हो गई तो वो चला, वो तो यहीं से ही निकल जाएगा। जबकि 3 में तो हमको एक्चुअली यहाँ सेल करवाना था ना, उस टाइम का प्रॉफिट लेना था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो एक्चुअली यहाँ जब सेल करेगा तो ऑटोमेटिक 3 का ये +1 4 करके नेक्स्ट इटरेशन में भेजेगा। तो हमको यही यहाँ करवाना है कि अगर हमारा जो ट्रांजेक्शन नंबर डिवाइड बाई 2 है, सिंपली अगर टोटल आता है तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं आप एग्जॉस्ट कर चुके हो। तो ये चेक कर लेते हैं इसका बेस केसेस पर। ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका। अब इसको ही मेमोराइज करेंगे हम। अब यहाँ देखो, यहाँ पैरामीटर्स कितने चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ इंडेक्स चेंज हो रहा है और यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर चेंज हो रहा है। तो क्विकली देख लेते हैं इंडेक्स कहाँ तक जाएगा। हम 0 से चालू कर रहे हैं, वो मैक्सिमम जा सकता है n-1 तक। और जो ये ट्रांजेक्शन नंबर कहाँ तक जाएगा, वो 0 से चालू हो रहा है और कहाँ तक जाएगा। मान लो टोटल हमको इसमें 2 ट्रांजेक्शन अलाउड है, मतलब इंडेक्स नंबर क्या हो सकता है 0 1 2 3, मतलब ये करीब करीब 2 टाइम्स तक जाएगा, 2x टोटल तक जाएगा। ठीक है, अगर टोटल वेरिएबल होता तो इतना जाता, जैसे कि यहाँ पर टोटल 2 है तो ये 0 से 4 तक करीब करीब जा रहा है। तो उसी टाइप की अगर मैं डीपी ले लूँ यहाँ पर, तो हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं। हम मेमोराइज कैसे करेंगे पता क्या चलेगा, जब आप इसका, क्योंकि रिवीजन वीडियो है इसमें मैं आपको वो ट्री डायग्राम बना के नहीं दिखाऊंगा इसका फंक्शन कॉल का, पर काफ़ी ओवरलैपिंग आपको स्टेप्स मिल जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ से पता चलेगा ये मेमोराइज हो सकता है। तो मैं इसे कह देता हूँ क्विकली आप रिटर्न करो इसका मेमोराइज्ड वेरिएंट, जिसमें प्राइसिस और टोटल भेज देता हूँ। और यहाँ पर उसकी बॉयलर प्लेट बनवा देते हैं, और यहाँ पर मेमोराइजेशन। और अब यहाँ पर क्योंकि 2 ही पैरामीटर चेंज हो रहे हैं तो 2D एक डीपी बना देता हूँ। एक की साइज़ जाएगी n और एक की जाएगी हमारी 2 टाइम्स टोटल। ठीक है, और यहाँ -1। ठीक है, इतनी गई। अब एक बार समझो, 2 टाइम्स टोटल हमने डीपी बनवाई, इसका मतलब क्या हुआ, और 2 टू द 4 हुआ तो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो आई थिंक वो पैरामीटर संभालेगा, क्योंकि 0 से 3 तो हमारे खुद के वर्किंग ये थे जो इंडेक्स हमने ट्रांजेक्शन नंबर क्रिएट किए थे, और 4 वाला भी हम यूज़ कर रहे थे जो कि यहाँ कैच होने वाला था। ठीक है, तो ये चल जाएगा। अगर नहीं चलता, कुछ अगर एरर आता है तो हम लास्ट में +1 ऐसा कुछ करके देख लेंगे, पर ये इस तरह हो जाएगा। यहाँ से उसे कहेंगे आप मेमोराइज वेरिएंट पर चले जाओ अपने एफ फंक्शन पे, और सिंपली यहाँ से एक डीपी भी पास कर देता हूँ। अब ये वाला स्टेप तो इजी है कि एफ फंक्शन में हमें क्या करना है, एक डीपी कैच करनी है। यहाँ पर ले लेते हैं इसको, और ये 2D डीपी ले लेता हूँ मैं यहाँ से, रेफरेंस इसको पास करवा लेता हूँ यहाँ पर, और उसका नाम चेंज करवा के कर देते हैं हम मेमोराइज्ड वेरिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसमें तो सिंपली कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर जो भेज रहे हो उस टाइम से पहले अगर करंट इंडेक्स, मतलब जो भी पैरामीटर्स है आपके, वो उसमें उस ग्रिड में स्टोर करवा के भेजो। ठीक है, जब भी भेज रहे हो तब। ये करवा दिया यहाँ पर, और ये यहाँ करवा दिया, और ऊपर ये नीचे प्रोसेसिंग में जाने से पहले चेक कर लो क्या ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अगर है तो वहीं से ही भेज दो। ठीक है, अब फंक्शन कॉल जितने भी उनको मेमोराइज्ड वाले में कन्वर्ट कर देंगे। ये यहाँ से कर दिया, ये यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर सब में डीपी भी पास करवानी है। ये डीपी हो गई, ये डीपी यहाँ पर, और यहाँ पर तो आई थिंक ये गुड टू गो है। बस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे सबमिट करके देख लेंगे। ओके, इसमें TLE आ रहा है, तो इसका टेबुलेशन वाला वे भी एक बार चेक कर लेंगे आगे क्या है। तो पहले इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जो रिकर्जन वाला फंक्शन था, ये रिकर्सिव है दिख रहा है, इसमें टूट रहा है। हमने काफ़ी जो वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हमने देखे कि इन टाइप के फंक्शन की एक टेम्पलेट होती है कि ब्रांचिंग फैक्टर, उसकी पावर मैक्स डेट कितना हो रहा है। तो अब ब्रांचिंग फैक्टर तो इसमें दिख रहा है, या तो एट अ टाइम ट्रांजेक्शन का जो जो नंबर होगा वो तो इवन होगा या ऑड होगा, तो या तो इन दोनों में से एक में जाएगा किसी में।
तो एक फंक्शन दो फंक्शन कॉल में टूट रहा है, और क्योंकि यह कभी इंडेक्स हो रहा है कभी इंडेक्स प्लस वन हो रहा है, तो अगर इंडेक्स प्लस वन मान लेते सब जगह हो रहा तो ऑर्डर ऑफ एन की स्टैक स्पेस आती जाती। तो अगर पर यहाँ इंडेक्स जा रहा है तो उससे कूद ज़्यादा जाएगी, तो हम बोल सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n समथिंग इस तरह बोल सकते हैं। टेक्निकली 2 की पावर n प्लस समथिंग होगी, बट इस तरह इसका फिर मैथमेटिकल काफ़ी वो लंबा जाएगा प्रूफ, तो इसको हम लमसम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियली 2 की पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ स्पेस तो यूज़ नहीं कर रहे, बट फंक्शन का स्टैक स्पेस देखा हमने कैसे ऑर्डर ऑफ n प्लस समथिंग होगा, तो उसे हम ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हैं। मेमोइज वेरिएंट में देख लेते हैं हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो जितने पैरामीटर्स है कितने यूनिकली हो सकते हैं हमारी ग्रिड में, तो इंडेक्स क्रॉस ट्रांजेक्शन नंबर इतने ही हो सकते हैं। ग्रिड ये रही हमारी, n क्रॉस हम 2 टाइम्स टोटल बोल सकते हैं, उतने इसके स्टेट्स हो सकते हैं। हर एक स्टेट एक ही बार कैलकुलेट होगा, क्योंकि दूसरी बार होने जाएगा तो ये कंडीशन से रिटर्न हो जाएगा, तो उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई इसकी n क्रॉस 2 इंटू टोटल। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देख लेते हैं, हमने ग्रिड यूज़ करी है n क्रॉस 2 इंटू टोटल, उसके साथ फंक्शन का स्टैक स्पेस भी होगा ऑर्डर ऑफ n प्लस समथिंग, बट उसका मैग्नीट्यूड छोटा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई ऑर्डर ऑफ n क्रॉस टोटल। अब इसका टेबुलेशन वाला भी देख लेते हैं, और लास्ट में एक बार ओके ये टाइम लिमिट एक्सीडेड इसलिए आई थी कि हमने यहाँ से रिटर्न रिकर्जन हो रहा था, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व नहीं करी थी करते टाइम, कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट भी DLE देता है, तो पर मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया इसे, तो देखो ये एक्सेप्ट हो चुका, ठीक है। ये मेरी गलती थी उस टाइम, मैंने क्योंकि ये चला तो रिकर्जन के थ्रू ही होगा। अब इसको कहते हैं टेबुलेशन से करके लाओ सॉल्व, तो उसी में बॉयलर प्लेट बना दूंगा मैं प्राइसिस कॉमा टोटल की, ठीक है। और यहाँ से इसी को कॉपी कर देंगे, इसको थोड़ा मैं इंडेंटेशन दे देता हूँ। यहाँ से इसको कह देंगे टेबुलेशन, और टेबुलेशन की जो ग्रिड है उसको हम 0 से इनिशियलाइज करा देंगे। इस तरह हमको आंसर मिला था, तो इसी तरह यहाँ पर भी मिलेगा। अब क्विकली एक बार बेस केस देख लेते हैं। इसमें बेस केस क्या बोला है, पहला वाला बेस केस के अगर इंडेक्स n है तो ट्रांजेक्शन नंबर कुछ भी हो हमें 0 ही जाना है, तो एक एक करके बेस केस लिखते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि अगर हमारा इंडेक्स n है और अगर ट्रांजेक्शन नंबर कोई भी हो, तो ट्रांजेक्शन नंबर हम ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो 0 से लेके जाएगा ट्रांजेक्शन नंबर लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल तक जाएगा, ये हमने देखा था, और ट्रांजेक्शन नंबर प्लस प्लस, ठीक है। अगर इसके अंदर अब अगर इंडेक्स n था तो ट्रांजेक्शन नंबर कोई भी हो, ये वेरिएबल है, तो उसका आंसर 0 होगा। वैसे हमने इनिशियलाइज 0 से करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक गुड प्रैक्टिस होती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर ट्रांजेक्शन नंबर कोई भी हो तो जितने भी उसकी रेंज है वो 0 से हमने स्टार्ट करवाया था, और वो जा रहा था 2 टाइम्स टोटल, हमने देखा था। तो उस टाइम अगर इंडेक्स अगर n है तो हम 0 स्टोर करवा देंगे। यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, हमने DPN की करी है और इंडेक्स n एक्सेस कर रहे हैं, तो लास्ट में एक बार इसको +1 करवा देंगे। रीज़न ये कि मान लो अरे में आपके 3 एलिमेंट है, 0 1 2 और 0 1 और 2। अब आपको एक और ऐड करवाना है तो आप क्या करोगे, एक स्पेस बढ़ाओगे ना, तो लास्ट में वो यहाँ स्पेस एक बढ़वा देंगे, क्योंकि हम n एक्सेस कर रहे हैं ना। तो यहाँ इसका बेस केस लिख दिया है। अब दूसरा देखते हैं। अब ये जो है, देखो ये बेस केस नहीं है, बेस केस देखो यहाँ इतना पता था कि हमारा इंडेक्स इक्वल टू n पहुँच रहा है तो रिटर्न 0। अब ये क्या है, यहाँ पर हमारा जो ट्रांजेक्शन नंबर है ना, ये वेरिएबल हो सकता है, तो ये फिक्स नहीं है, और उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशन होगा। तो जब डबल फॉर लूप जब लिखेंगे ना, तो उसके अंदर फिर इस बेस केस को डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में इस तरह नहीं लिख सकते कि हमारा इंडेक्स क्या होगा, ट्रांजेक्शन नंबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ दोनों वेरी कर सकते हैं। तो हम जो मेन लॉजिक है उसमें लिख देंगे। तो ये यहाँ पर इसका बेस केस n वाला लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा इंडेक्स कैसे जा रहे थे, जब मेमोराइजेशन फंक्शन कॉल हमने किया था तब वो 0 से जा रहा था n तक। यहाँ हमने टेबुलेशन उसका उल्टा चलता है, तो ये n वाला तो कर दिया, तो अब इंडेक्स चलेगा n-1 से 0 तक जाएगा। तो इसको मैं कह देता हूँ n-1 से आप 0 तक जाओ, इंडेक्स माइनस, ठीक है। सिमिलरली अब वो ट्रांजेक्शन नंबर देखते कहाँ तक जाएगा। तो हमने जब भेजा था वो 0 से भेजा था, और वो जा कितना सकता था, 2 टाइम्स टोटल तक जा सकता था, ठीक है। तो इसमें टेबुलेशन में अपोजिट चलता है, तो वो 2 टाइम्स टोटल से लेकर 0 तक जाएगा। तो ये जाएगा हमारा ट्रांजेक्शन नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ हो चुका। अब हम मेन लॉजिक कॉपी करके लिख देते हैं। तो एक तो ये वाली लाइन, ठीक है, ये पहले जाएगी। जैसे मैंने कहा नहीं, वेरिएबल ये अंदर हम इसको हैंडल कर लेंगे। अब यहाँ ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जनरली हम इस तरह यहाँ नहीं किया, कि वहाँ पहले हमारे लिए ईजी था, जब हमें पता था कि इंडेक्स अगर जब n है तो ट्रांजेक्शन नंबर कोई भी हो, क्योंकि यहाँ से वही कह रहा है ना कि इंडेक्स अगर n है तो सेकंड पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, आंसर 0 है। बट यहाँ पर है ना, ट्रांजेक्शन नंबर भी वेरिएबल है और इंडेक्स भी वेरिएबल है, तो बेटर इस कंडीशन को अंदर हैंडल कर लो। तो यहाँ पहली कंडीशन यहाँ आ गई कि अगर ट्रांजेक्शन नंबर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू टोटल है, तो ये रिटर्न 0 की जगह यहाँ हम उसको बोल देते हैं
DP ऑफ जो इंडेक्स कॉमा ट्रांजेक्शन नंबर उसमें 0 कर दो। और अब रिटर्न वहाँ हो रहा था बट इसमें टेबुलेशन में तो चलेगा, तो इसको हम कंटिन्यू बोल देंगे कि आप नेक्स्ट इटरेशन में चले जाओ। और अब आई थिंक यहाँ पर अब मेन जो लॉजिक है वो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा इंडेंटेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये चला। अब जितनी भी मेमोराइजेशन कॉल है उनको मैं क्विकली DP में चेंज कर लेता हूँ। देखो अगर यहाँ ऐसा लग रहा हो काफ़ी स्पीड में जा रहा हो तो मैंने पहले ही कहा था कि अज्यूम है कि आपने जो स्टॉक 1 और स्टॉक 2 वाला चैनल के थ्रू वीडियो देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी इलेबोरेटिव वे में चीज़ें समझाई थी। इसमें यहाँ समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कर दिया। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट है, उसकी जगह अब यहाँ से जनरली वो रिकर्सिव फंक्शन रिटर्न होता, तो ये वाला वर्जन इटरेटिव वाले में कंटिन्यू करवा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ करवा दी। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी ओके, रिटर्न की जगह आप कंटिन्यू, ओके। और ये रिटर्न तो हट जाएगा। अब इसके नीचे कंटिन्यू लिखो ना लिखो एक ही बराबर, क्योंकि उसके बाद तो ये सेकंड कॉल में चला जाएगा। अब जैसे हमको रिकर्जन में आंसर यहाँ मिला था तो वैसे ही टेबुलेशन में भी वही मिलेगा, तो इसको मैं सिंपली कॉल्स में कन्वर्ट करवा देता हूँ। ये 0 0 था, ठीक है। तो इसको हम बेस केसेस पर चेक करवा लेते हैं। बेस केसेस पर रन टाइम एरर आ रहा है कहीं पर, ये कहाँ पर आ रहा है, कुछ बफर ओवरफ्लो हुई है, चेक कर लेते क्या है। ओके हाँ, जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में कहा था ना कि इनको हम एक्सेस करेंगे तो देख लेंगे। ये पता क्या चलता है, ऑन द गो ही पता चलेगा। जैसे हमने बेस केस लिखा तो हमको ये चीज़ तो ऑब्जर्वेशन से पता चल गई, हमने एन एक्सेस किया और एन की DP है तो इसको एक बढ़ा देंगे। सिमिलरली यहाँ से मुझे दिख रहा है मैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 टाइम्स टोटल यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ 2 टाइम्स टोटल ही दिया है, तो एक उसकी भी स्पेस बढ़वा लेंगे, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं इसका, ये मोस्ट प्रॉब्ली वहीं से इशू का, हाँ ये ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट सबमिट करके चेक करते हैं सारे टेस्ट केसेस पर, ठीक है चल चुका। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो ये तो एक लूप है जो ऑर्डर ऑफ 2 टाइम्स टोटल तक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन लूप है, ये करीब करीब n और यहाँ से 2 टाइम्स टोटल, मतलब 2 क्रॉस n क्रॉस टोटल, मतलब टोटल क्रॉस n बोल सकते हैं। अंदर के ऑपरेशन कॉन्स्टेंट ही है ऑलमोस्ट। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी 2 क्रॉस टोटल क्रॉस n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्योंकि हमने 2D ये ग्रिड यूज़ करी थी और इस वाले टेबुलेशन में तो स्टैक स्पेस है ही नहीं, तो ग्रिड की जितनी साइज़ है, कितनी साइज़ है इसकी n क्रॉस, ये +1 में अभी कैलकुलेशन के लिए हटा रहा हूँ, तो इसकी होगी n क्रॉस 2 क्रॉस टोटल, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ नोटेशन में कहे तो n क्रॉस टोटल इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब एक बार क्विकली देख लेते हैं कि ये आगे स्पेस ऑप्टिमाइज हो पाएगा या नहीं। तो मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी टाइम लास्ट सारे वीडियो से भी बहुत बार बताया है कि जब भी इस टाइम को हमको हार्ड कोडेड इंडेक्स मिलते हैं, कि हार्ड कोडेड इंडेक्स के बेस पर हमारा जो करंट सॉल्यूशन कैलकुलेट हो रहा है, तो एक बार अब इसमें भी देख लेते हैं लॉजिक। वैसे मैंने काफ़ी बार बताया बट एक बार क्विकली बता दे रहा हूँ। तो मान लेते जब हमारा टेबुलेशन ये कैलकुलेट हो रहा होता, तब ये ग्रिड के रेफरेंस में मान लेता हूँ कि मान लो ये सेल कैलकुलेट हो रहा होता, तो इसका ऊपर मान लेते हैं ये हमारा इंडेक्स होता कुछ और ये होता हमारा ट्रांजेक्शन नंबर। तो उस टाइम हमने लॉजिक में देखा कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह बोल रहा है ये इंडेक्स कि आप जस्ट इंडेक्स +1 से कुछ वैल्यूज़ लेके आ जाओ, यहाँ से लेके आ जाओ। और दूसरा क्या था, एक तो था इंडेक्स +1 से कुछ लेके आ जाओ और दूसरा भी वही लेके आ जाओ, हाँ ठीक है। मतलब नेक्स्ट वाली रो से वो कॉलम देख लेते क्या है। देखो यहाँ पर ये कह रहा था मुझे कि नेक्स्ट वाली रो से कुछ ना कुछ हम 2 चीज़ उठाएंगे, वो कोई भी हो सकती है, वो तो हमने देखा आगे। तो मैं इसका आंसर कैलकुलेट कर दूंगा। उस टाइम पे इस पर फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ क्या चल रहा है, इसके नीचे यहाँ क्या चल रहा है। सिमिलरली दूसरे सेल के रेफरेंस से देखते हैं, मान ली ग्रिड इस तरह बड़ी होती और अगर ये सेल कैलकुलेट हो रहा होता तो ये क्या कहता कि इसके जस्ट एक नीचे वाली रो ला दो, उसमें से वो कोई 2 वैल्यू ले लेगा और बस इसका आंसर कैलकुलेट कर पाएगा। तो एट दैट टाइम इसको फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ क्या स्टोर था, यहाँ क्या स्टोर था। तो इसी तरह हमें पता चलता है कि अगर हम 2 अरे ले रहे रो वेक्टर वाले, जिनका जो साइज़ होगा वो नंबर ऑफ जो भी ये कॉलम जितनी है ना उतना, तो हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये रिवीजन वीडियो है तो इसमें मैं काफ़ी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बट हमने काफ़ी बार देखा है रोलिंग विंडो वाला इफेक्ट, जिसकी ये रो कैलकुलेट हो रही है तो इसको एक नीचे वाला ला दो, ये काम कर देगा। जब नेक्स्ट इटरेशन चलेगी तो इसको ये दे दो तो ये काम कर देगा। सिमिलरली थर्ड टाइम जब चलेगा तब ये इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते हमारा करंट कैलकुलेट हो जाएगा।
तो हम वही करते हैं, हम कोड में एक बार अब देख लेते हैं क्या है। तो अब इसे मैं कह दूंगा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वैसे सॉल्व करके लेके आ जाओ इसे, और टेबुलेशन वाला जो है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका नेम चेंज कर देता हूँ। अच्छा ये कुछ अलग कॉपी हुआ है क्या? अच्छा मैंने पेस्ट यहाँ कर दिया था, ठीक है। इसका नेम बोल देते हैं आपने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। हमने देखा था कि अगर जो भी इंडेक्स इस तरह बोलता है कि हमें एक जस्ट नेक्स्ट ला दो, इसका मतलब वो स्किप करवा सकते हैं हम, तो उसके अंदर वाला जितना भी वो लेना पड़ेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, एक अंदर ये जितनी साइज़ का जो है ग्रेड, अभी तो ये 1D बन गया, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रीवियस और करंट, ठीक है। ये रेफरेंस के लिए दिया है। अब ये दे दिया। अब इस टाइप के हमने बेस केस देखे थे। तो एक चीज़ अब इसमें एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा यूज़फुल मतलब हेल्पफुल रहता है हमें। तो जब भी करंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम, जो मेन लॉजिक था हमारा, तो वो इस तरह था। यहाँ हमें आंसर मिल रहा था इस तरह कि मैक्स लेना है नहीं लेना। और उसके अलावा ये क्या था, ये तो प्री प्रोसेसिंग थी। तो जहाँ भी प्री प्रोसेसिंग होती है वहाँ अज्यूम करते हैं हम करंट नहीं चलता। करंट नहीं चल रहा तो ऑप्शन में क्या है, हम प्रीवियस डाल देंगे। तो प्रीवियस डाल दिया। अब देखो यहाँ जनरली हम इंडेक्स और इंडेक्स प्लस 1 एक्सेस कर रहे हैं, तो लॉजिकल वे में फिर क्या होगा, वो हमारा चलेगा हमारा नेक्स्ट और करंट, इस तरह बोल सकते हैं। बट ठीक है, प्रीवियस और करंट नेम अगर आपको ये समझ आता है तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ नेक्स्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम हम फॉरवर्ड चल रहे हैं ना। फॉरवर्ड चलेंगे तो हम अपने रेफरेंस में बोलेंगे हमारा एक आगे वाला नेक्स्ट है। अब कुछ क्वेश्चन में पीछे चलते हैं तो हम बोलते हैं हमारा पीछे वाला प्रीवियस है, ठीक है। तो वो आप यहाँ नेक्स्ट डालोगे तो भी चल जाएगा। अब हम हमारे मेन लूप में आते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है। तो इस तरह मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था क्विक, कि इस तरह ये देख के तो पता नहीं चल रहा, बट ये देख के हमारा जब क्वेश्चन हम पूछ रहे थे ना उससे तो पता चल रहा था कि हमारा आंसर यहाँ आ रहा है कि या तो बाय लेना है या बाय नहीं लेना। तो आंसर जा रहा है वहाँ तो करंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ डी पी ऑफ इंडेक्स वहाँ वहाँ करंट। तो इसका एक रेफरेंस यहाँ कहीं लिख लेते हैं कि जहाँ जहाँ डी पी ऑफ इंडेक्स था वहाँ वहाँ हमने करंट करवा दिया। तो पूरे जहाँ जहाँ ये चीज़ें ना वहाँ, तो डी पी ऑफ इंडेक्स यहाँ पर भी था तो यहाँ हमने करंट करवा दिया, ठीक है। सिमिलर डी पी ऑफ इंडेक्स यहाँ पर भी मिल रहा है तो इसको भी करंट करा दिया। इस लाइन को पकड़ के इतना मिल गया, और यहाँ डी पी ऑफ इंडेक्स नहीं, यहाँ पर डी पी ऑफ इंडेक्स है तो इसको भी करंट करवा दिया, और यहाँ पर भी इसको भी करवा दिया, ठीक है। और डी पी ऑफ इंडेक्स नहीं है कहीं, ठीक है। अब दूसरा क्या एक्सेस कर रहे हैं हम देख रहे हैं। दूसरा ये बोल रहा है डी पी ऑफ इंडेक्स प्लस 1 कर रहे हैं। तो इतना तो फिक्स है, ये डी पी ऑफ इंडेक्स प्लस 1 है, मतलब यहाँ मुझे कुछ करवाना पड़ेगा। तो डी पी ऑफ इंडेक्स प्लस 1 में मुझे कुछ सेट करवाना पड़ेगा। अब ऑप्शन में मेरे पास है क्या, दो ही तो चीज़ थी, एक प्रीवियस था एक करंट था। तो करंट नहीं आएगा तो क्या आएगा, प्रीवियस आ जाएगा। तो एलिमिनेशन में से हमने ये चेक कर लिया। अब आप इसको नेक्स्ट लिखते तो वहाँ नेक्स्ट लिख देते। वो नेमिंग कन्वेंशन आप क्या फॉलो कर रहे हो वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जहाँ जहाँ डी पी ऑफ इंडेक्स प्लस 1 वहाँ प्रीवियस, तो एक यहाँ चेंज था और एक ये यहाँ एक्सेस कर रहा है इंडेक्स प्लस 1, एक ये यहाँ कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब जैसे हमने देखा था वो रोलिंग विंडो वाली चीज़, तो किस डायमेंशन ने मुझे कहा था कि इंडेक्स प्लस 1 ला दो इस डायमेंशन में, तो इसके अंदर वाला जब भी सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा तब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अपना कर्सर 121 पे रखा है लाइन पर, ये आ रहा है 147 पर, तो यहाँ पर सब कैलकुलेट होगा। तो जब नेक्स्ट वाली इटरेशन जब चलेगी तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो करंट वैल्यू प्रीवियस बन जाएगी, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पर। अब कभी ना कभी ये लूप खत्म होगा तो करंट कहीं ना कहीं स्टोर सेव हुआ होगा कुछ करंट स्टेट में, और उसको हमने बाहर ला के प्रीवियस में डाल दिया होगा। तो ये जब लूप पूरा खत्म होगा तो फिर जो हमें बाहर आंसर मिलेगा वो प्रीवियस में मिलेगा, ठीक है। तो ये कर दिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्विकली। तो ये चल चुका, इसको सबमिट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा हम इंडेक्स प्लस 1 में चल रहे हैं तो आप इसको नेक्स्ट भी लिख सकते थे, आपको जैसे ठीक लगता है। एक्सेप्ट हो चुका। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो ये वाला लूप था, ये ऑर्डर ऑफ, अभी मैं 2 टाइम्स टोटल को आगे टोटल ही बोलूँगा इजी रेफरेंस के लिए। तो ये ऑर्डर ऑफ टोटल चला, मेन लूप ये क्या चला, एन और टोटल, तो एन क्रॉस टोटल हुआ। उसके बाद तो जस्ट ऐसा कुछ है नहीं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्रॉस टोटल की हो गई। स्टैक स्पेस तो है नहीं यहाँ पर क्योंकि इटरेटिव है। स्पेस कितनी यूज़ करी हमने, स्पेस यूज़ करी है कि हमने रो वेक्टर की, मतलब करीब करीब 2 टाइम्स टोटल प्लस 1 को मैं अगर टोटल बोलता हूँ ऑर्डर नोटेशन में, तो ऑर्डर ऑफ टोटल एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब घुमा फिरा के ऑर्डर ऑफ टोटल यूज़ करिए तो उतनी स्पेस में हमारा काम हो गया। तो इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन है। अब ये यहाँ पर इसके 4 वेरिएंट खत्म हुए। तब एक बार क्विकली ये ट्रांजेक्शन नंबर वाला चीज़ हम क्विकली रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हुआ है। हमने वीडियो में स्टार्ट किया था कैसे हम हमारा पुराना ओल्ड वे है उसमें हमने इंक्लूड किया था हमारा ट्रांजेक्शन नंबर। फिर उसके बाद हमने बताया था क्योंकि 4 पैरामीटर आ गए थे वहाँ पर, और उसके बाद ये ट्रांजेक्शन जो ये टर्म है ये आई थी हमारे पास क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में से। तो यहाँ से जैसे किसी ने ये दोनों सोच के सोचा होगा तब जाके फिर हमने सोचा ट्रांजेक्शन नंबर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर छोड़ा था कि हमारा जो वे था वहाँ पर एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी थी
के 4 पैरामीटर यूज़ हो रहे थे वहाँ पर, और उसके साथ जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसने ये पढ़ा होगा टर्म, तो यहाँ से उसको हिंट मिला होगा कि ट्रांजेक्शन ये कुछ कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो उसको पता चला होगा जो बाय सेल सीक्वेंस बोल रहे हैं ये बेसिकली क्या है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 1D में, बेसिकली इसको काउंट ही करवा रहा हूँ ना मैं, 0 1 2 3 4 5, ये कैसे पता चला? क्योंकि यही तो ये कह रहे हैं एक दिन बाय करो एक दिन सेल करो। तो बी को मैं 0 बोल देता हूँ तो नेक्स्ट डे सेल ही करना पड़ेगा, फिर ये बी। तो इससे पता चला होगा जितने भी, अगर जो ये मैंने नंबरिंग ली है, अगर इसका इवन इंडेक्स देख रहे हैं इसका मतलब हम उस दिन बाय कर रहे हैं, और जब भी हम ऑड इंडेक्स देख रहे हैं तब उस दिन हम सेल कर रहे हैं। तो अब ओरिजिनल हमारा लॉजिक क्या था, जो स्टॉक्स 1 से चलता आया है कि अगर हमारा इंटेंशन 1 टू बाय था तो या तो हम बाय कर सकते थे या तो बाय लेटर करते, ठीक है। और अगर 1 टू सेल करना था तो सेल कर सकते थे या तो सेल लेटर करते। तो ये चीज़ यहाँ ट्रांसलेट कैसे हुई कि अब 1 टू बाय है, ये क्या है, मतलब आपको इंटेंशन बाय करना है। तो अगर आपको इंटेंशन बाय करना है और आपका आंसर मान लो इसका इस तरह है कोई सीक्वेंस BS की, मतलब आपको 1 टू बाय करना हो तो आप इनमें से किस स्टेट में खड़े हो सकते हो, या तो इसमें खड़े होंगे। 1 टू बाय करना हो तो या तो करोगे या तो बाद में करोगे, तो कभी ना करोगे ना। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा अरे गिवन है, इसमें कहीं कुछ स्टेट में है। अब मान लो आपको बाय करना है और ये हमारा आंसर मान लो यहाँ तक कुछ आ चुका है BS वाली सीक्वेंस, ठीक है। अब आपको बाय करना है, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसे सेल में एंड हुई होगी, क्योंकि एक साथ अब 2 स्टॉक नहीं कर सकते, तो ये हमारा यहाँ बाउंड्री है। अब इसका हमारा इंटेंशन 1 टू बाय है, तो यहाँ क्या हो सकता है, या तो मैं सही में इसको बाय कर लूँ तो ये बी लिख दूंगा यहाँ पर, और अगर मैं इसको बाय नहीं करता हूँ तो मैं आगे चला जाता हूँ, तो मतलब ये बी नहीं लिखूंगा। अब 0 पे भी यही पूछूंगा, अगर मैं सही में इसको बाय कर लेता हूँ तो यहाँ बी आएगा, और अगर यहाँ नहीं करता हूँ फॉर फ्यूचर में जाता हूँ तो यहाँ नहीं आएगा। तो कोई ना कोई तो आगे आएगा जिसको आप सही में बाय करोगे, तो पर यहाँ लिखूंगा तो मैं बी ही ना, यहाँ एस नहीं आ सकता। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ ट्रांसलेट हो रही है 0 1 2 3 4। तो जब भी इवन होगा, मतलब सही में, मतलब मैंने 1 टू बाय किया, मतलब 1 टू बाय होगा तभी बाय किया होगा, ये 2 वे इस तरह जा रहा है। तो यहाँ से पता चला इस तरह कि 1 टू बाय को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कि अगर इवन ट्रांजेक्शन नंबर है, अगर इवन ट्रांजेक्शन नंबर है और आपने सही में बाय कर लिया, तो अब आपने क्या किया, ये इसको यहाँ लिख दिया। तो अब नेक्स्ट डेट क्या होगा, अब यहाँ सेल करना होगा, तो वही मैं फंक्शन कॉल में भेजूंगा कि अब मुझे जब सेल करना है तो उसी जगह मैं एक ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरा ट्रांजेक्शन नंबर मान लो 5 है, तो 5 से दूसरे लॉजिक में जैसे यहाँ कैच होगा कि 1 टू सेल में और था, तो जब ये 5 है जब इटरेशन में आएगा तो वो यहाँ कैच होगा, मतलब ये चीज़ इस तरह ट्रांसलेट हुई, ठीक है। तो ये हमने क्विक रिविजन कर लिया। अब जावा वाला कोड भी हम क्विकली देख लेते हैं, जो मेरा वर्किंग कोड है उसको पोर्ट करवा लेता हूँ। तो ये मैं जावा की बॉर्डर प्लेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मल्टीपल टाइम्स मैं काफ़ी वीडियो में कहता हूँ मेरी फ्लुएंसी C++ में, पर जावा वाला कोड हम इसलिए देखते हैं कि सीधा अच्छा यहाँ पेस्ट नहीं करना था, यहाँ से तो क्लियर कर, ठीक है वो तो हो जाएगा कि रादर देन किसी को इमेज बता दी जाए और उसे फिर वो जूम करके वो पढ़नी पड़े, उससे अच्छा सिंटेक्स एक बार देख ले वो लाइन बाय लाइन, भले स्पीड में, बट वो एटलीस्ट लाइन बाय लाइन होगा तो ईजी रहेगा। तो पहले मैक्स प्रॉफिट चला था, फिर रिकर्जन वाला वे देखा था उसका फंक्शन, फिर मेमोराइजेशन उसका फंक्शन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैं काफ़ी क्विकली जाऊँगा, रीजन ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने C++ वाले कोड में ऑन द फ्लाई समझा, ये वो इसमें टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो ये लास्ट सॉल्यूशन है, ये इसका बॉर्डर प्लेट था। यहाँ से हमने, क्योंकि इन्होंने 2 बोला था, हमने वेरिएबल में सॉल्व करा दिया, सेव करा दिया था 2 करके, ठीक है। और यहाँ से अलग अलग वे थे, रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, लास्ट में रन करवा लेंगे। तो ये तो कुछ कमेंट थी, हमारा लास्ट ओल्ड तरीका क्या था जिसमें जहाँ से हमको ये हिंट मिला हो कि ट्रांजेक्शन नंबर यूज़ करना हो, ठीक है। तो अब रिकर्जन वाला बॉर्डर प्लेट लिख दिया, यहाँ से एन प्राइस ले ली और यहाँ से एफ वेरिएंट में भेज दिया कि 0 इंडेक्स पर खड़े और ट्रांजेक्शन नंबर एज ऑफ नाउ 0 है। एज ऑफ नाउ 0 है मतलब आपको बाय ही करना है, ठीक है। उसका लॉजिक है 1 to 1 ऐसे मैं पूरा, इवन है मतलब बाय ही करोगे आप, ठीक है। यहाँ से भेज दिया। अब ये इसका इनपुट पैरामीटर इंडेक्स है, ट्रांजेक्शन नंबर है, और बाकी तो इसके कुछ पैरामीटर्स है। ऐसे करते करते आप उस साइड पहुँच गए कि भाई आप इमेजनरी बाउंड्री में, वर्किंग एरिया से बाहर, तो आप कुछ कर नहीं सकते 0। या तो ऐसा करते करते आप इस तरह पहुँच गए कि मान लो 2 ही ट्रांजेक्शन अलाउड थे, मतलब 0 से 1 और 0 से 1 एक हुआ होगा, और फिर उसके बाद फिर 2 से 3 एक हुआ होगा, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है बाय को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को, फिर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है बाय को, और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को। तो जब 3 से बाहर जब गया होगा तब यहाँ फंक्शन में कॉल हुआ होगा ट्रांजेक्शन नंबर 4 से, तो 4 डिवाइड बाई 2 और 2 होता है, 2 को हमने ये 2 से टोटल चेक करा लिया, तो यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया, यहाँ से ट्रांजेक्शन एग्जॉस्ट हो गए। ये हमने यहाँ कंडीशन देखी थी C++ वाले वेरिएंट में कि यहाँ मैं क्यों ट्रांजेक्शन नंबर +1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू चेक नहीं करा सकता हूँ। उसका रीज़न ये है, अगर मान लो ट्रांजेक्शन नंबर 3 आया होता है यहाँ, और यहीं मैंने चेक करा लिया होगा कि 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू टोटल हो रहा है, तो वो नीचे वो सेल वाली लाइन में भेजेगा ही नहीं, जबकि ट्रांजेक्शन नंबर 3 अभी हुआ नहीं, अभी हमने उसको हमारा इंटेंट भेजा था। समझे? आई होप आप इसको लिंक कर पा रहे हो। 3 जब नीचे जाएगा तब वो सेल वाली कंडीशन में कैच होगा, उसके बाद वो रियली प्रॉफिट लेके फिर वो 4 भेजेगा। तो ये चीज़ आपको जब कोड ऑन द गो लिखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये देख लिया अब हमारा 1 to बाय अभी यहाँ ट्रांसलेट हो गया, ट्रांजेक्शन नंबर E1 है, तो ठीक ऐसे करो
ट्रांजेक्ट अब आपने बाय किया है तो अब आपको अब नेक्स्ट क्या करोगे, आप सेल करोगे तो उसका इंटेंट कैसे जाएगा, जब जीरो था आपने कर लिया बाय तो अब नेक्स्ट 1 पे जाएगा ट्रांजेक्शन नंबर, तो वैसे ही ट्रांजेक्शन नंबर +1 डाला है। बाय नहीं किया तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो TN हो ही रहा, दोनों ऑप्शन का मैक्स। अब अगर ऑड है हमारा तो इसका मतलब हमें सेल करने का इंटेंट है, सही में सेल कर दिया तो अब नेक्स्ट क्या करोगे, बाय। बाय को हमने क्या बोला था, इवन से, तो अगर ऑड है ऑड +1 किया इवन में जाएगा। सिमिलरली अगर सेल नहीं किया तो TN में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों का मैक्स भेज दो। अगर ना बाय करना है ना सेल करना है, बेसिकली ये अब इस लॉजिक में तो या तो आइदर कोई नंबर इवन होगा ऑड होगा, ये नहीं हो सकता। ये रिटर्न जीरो लॉजिक आ रहा था हमारा पुराने वेरिएंट से। अब इसका मेमोइज वेरिएंट देख लेंगे, या तो और भी स्पीड में जाऊँगा। रीज़न है कि ये इसमें तो सिर्फ DP जो हमने करवाई है, ये क्यों इतने स्टेट्स है वो हमने ऑलरेडी देखे थे, उसको हम स्टोर करवा के भेजेंगे। तो इसका मेमोइज वेरिएंट था F फंक्शन का। जब भी रिटर्न कराने से पहले हम चेक कर लेंगे कि DP है, और अगर DP में ऑलरेडी स्टोर्ड है तो वो वहीं से रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। यहाँ से रिटर्न कराने टाइम स्टोर कर दिया DP में, ठीक है। ओके, सेल लेटर आ गया यहाँ पर, फिर से दोनों ऑप्शन का मैक्स, और यहाँ से ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब टेबुलेशन देखा था, टेबुलेशन में ये तो बॉयलर प्लेट है, एन की साइज़ निकाल ली, टेबुलेशन 2D अरे ले ली, वही मेमोइज्ड वाला, उसको 0 से कर दिया। अभी यहाँ डायरेक्ट इसमें देखो इंडेक्स n+1 और 2 टाइम्स टोटल +1 क्यों लिया, ये डायरेक्ट देखोगे तो नहीं पता चलेगा। C++ वाला 3-4 मिनट आगे वाला देख लेना, क्योंकि इनिशियली तो हमारी साइज़ n और 2 टाइम्स टोटल थी, ठीक है। अब ये बेस केस हमने लिख दिया कि जो भी ट्रांजेक्शन नंबर कोई भी हो, अगर आप n तक पहुँच गए तो आंसर 0 है। और बाकी अब हमने देखा था मेमोइज्ड वेरिएंट का अपोजिट होता है टेबुलेशन। मेमोइज्ड वेरिएंट में हमने 0 से भेजा था n तक, इसमें चलेगा n से लेकर 0, n ऑलरेडी बेस केस में आ चुका, तो अब इंडेक्स चलेगा n-1 से 0। सिमिलरली टेबुलेशन क्या है, टोटल भी ट्रांजेक्शन नंबर चला था हमारा 0 से लेकर 2 टाइम्स टोटल तक, तो अब ये चलेगा 2 टाइम्स टोटल से लेकर 0। बाकी सेम कंडीशन है, जो हमारी बेस कंडीशन थी वो कैच करवा ली यहाँ पर, और वही मेमोइजेशन फंक्शन कॉल DP में चेंज हो गया, और यहाँ कोई चेंज नहीं है। और जहाँ रिटर्न था उसकी जगह कंटिन्यू डाल दिया, क्योंकि ये इटरेटिव सॉल्यूशन है इसलिए, ठीक है, ये हो चुका। अब और यहाँ से जैसे कॉल किया था वैसे ही आंसर मिलेगा, कॉल हुआ था मेमोइजेशन 0,0 पे, तो आंसर भी टेबुलेशन में ही मिलेगा। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में क्यों ये 2 लिए वो मैंने C++ वाले वेरिएंट में आगे बताया हुआ, ये सिर्फ सिंटेक्स देख लो आप। प्रीवियस और करंट कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं वो भी आई थिंक काफ़ी, अगर प्लेलिस्ट आपने कंटिन्यू करी है तो आपको पता ही होगा। और C++ वाले 4-5 मिनट आगे भी बंदे ने बताया, ये सिर्फ सिंटेक्स के लिए हेल्पफुल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ये हो चुका। नेक्स्ट इटरेशन के लिए करंट को प्रीवियस में करा दिया। अब कहीं ना कहीं करंट सेव हुआ होगा, वो ख़त्म हुआ होगा तो प्रीवियस में स्टोर हुआ होगा, ठीक है। तो बाहर मुझे प्रीवियस में मिलेगा। अब इसका सीधा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन ही चला के देख लेते हैं, वैसे भी वर्किंग कोड है, चलने ही वाला है। देखो ये चल चुका, अब आगे सबमिट भी हो ही जाएगा। अब ये हमने देख लिया, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशन हो तो बोलना, और अगर कुछ गलती हो, अगर बोलने में टैब में कुछ मैंने लिखा हो गलती से, तो वो कुछ ऐसा हो तो बता देना, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि वीडियो बनाते टाइम अगर इतने सारे वेरिएंट्स एक साथ में ऑन द फ्लाई बता रहा हूँ, तो मे भी पॉसिबल है कि लिखते टाइम थोड़ा ऊपर नीचे कहीं अगर हुआ हो तो बता देना, तो मैं पिन कर दूंगा, तो जो देखे उनको क्लियरिटी मिले। ऐसे में मैं अपनी एंड से ट्राई करूँगा तो इस तरह कोई भी गलती ना करूँ, पर फिर भी ऐसे मैंने कह दिया, ठीक है। थैंक यू, बाय।